एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने मॉक टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 11 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन इस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कभी आप मॉक टेस्ट को दे दें तो जो क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड थे या जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से ट्राई करिएगा और इस पूरे मॉक टेस्ट को एक बार जल्दबाजी में देखिएगा, माने एक बार रिवाइज करिएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका तुक्केबाजी में ठीक हो गया है। ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने मॉक टेस्ट एक बार दे लिया, बात खत्म हो गई। एक बार दोबारा से इसके सारे क्वेश्चंस को करके देखिएगा ताकि आपको अपनी सिली मिस्टेक्स, अपनी गलतियां आप समझ सके, आप किस कॉन्सेप्ट में वीक है आपको ये पता लगे और आपका टाइम मैनेजमेंट कहां गड़बड़ा रहा है ये आपको पता लगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 11 की। मॉक टेस्ट नंबर 11 में अगर हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है सर, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन से। कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। भाई हमेशा याद रखिएगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। भाई देखा जाए मीन को कहां रखा जाएगा? बीच में रखा जाएगा, z मान लिया। तो a कॉमा b कॉमा c प्रोपोर्शन में कब होंगे? जब a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। यहां पे a कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, c कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन और b कहलाएगा मीन प्रोपोर्शन। तो मीन का स्क्वायर बराबर क्या होता है? फर्स्ट इंटू थर्ड के होता है। तो मीन बराबर क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर का अंडर रूट तो xy आ गया। अब 12 इंटू 27 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 324 का अंडर रूट कितना होगा? 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18xy। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड सर, जो कि है लॉग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इफ 1/2 log 4 is equals to y, 1/2 log 9 is equals to x, then find the value of log 15। सबसे पहले log 4 का मतलब क्या हुआ? log 4 का मतलब हुआ 2 to the power 2 और ये 1/2 ऐसे ही है। is equals to कितना है? is equals to कितना है? y। तो ये 2 कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा। ये 2 यहां लिख दिया हमने। भाई जो पावर होती है वो आगे चली जाती है तो शिफ्ट कर दिया हमने। 2 से 2 कैंसिल, माने कुल मिला के log 2 की वैल्यू क्या आ गई? y आ गई। बिल्कुल सेम वे में अगर हम देखें तो इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 log 3 और ये वाला अपॉन 2 की वैल्यू कितनी रखी है आपको? x। 2 से 2 कैंसिल, माने कुल मिला के log 3 की वैल्यू कितनी आ गई? x। अब आपसे पूछा गया है log 15 की वैल्यू बताइए। तो log 15 की वैल्यू क्या होगी? log 15 इज इक्वल टू क्या होगा? log 3 प्लस log 5। log 3 प्लस log 5। अब तो फंस गए, log 5 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। log 5 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां इंटू 2 और अपॉन 2 कर ले, यहां इंटू 2 अपॉन 2 कर ले। ऐसा क्यों करा मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास log 2 की वैल्यू है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, तो इन सभी में बेस 10 है, इन सभी में बेस 10 है। तो जरा देखिए, इसको लिख लेंगे log 3 प्लस log 10 माइनस log 2। भाई log 10 कैसे आया? 5 2 10 और डिवाइड में है तो माइनस log 2 हो गया। सभी का बेस क्या होगा? 10 होगा। सभी का बेस क्या होगा? 10 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, log 3 की वैल्यू कितनी हो गई? log 3 की वैल्यू हो गई x। log 3 की वैल्यू कितनी हो गई? यहां लिख लेते हैं x। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 और log 2 की वैल्यू कितनी हो गई? y। माने x माइनस y प्लस 1, x माइनस y प्लस 1 is the correct answer। x माइनस y प्लस 1 is the correct answer। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए इस क्वेश्चन का किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है और जो पेपर में पूछना जाना चाहिए। भाई आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, माने कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है।
तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इन अ हॉस्टल राशन स्टॉक फॉर 400 स्टूडेंट अप टू 31 डेज। भाई 400 बंदे हैं जिनके लिए 31 दिन के लिए खाना उनके पास अवेलेबल है। 400 बंदों का खाना कितने दिन के लिए अवेलेबल है? 31 दिन के लिए। माने हम ये मान के चल रहे कि हर बंदा इक्वल डाइट लेता है, तो उसके हिसाब से 400 बंदों का खाना 31 दिन तक के लिए आपके पास अवेलेबल है। वो कह रहा है आफ्टर 28 डेज 280 स्टूडेंट्स वर वैकेटेड 10 हॉस्टल, माने 28 दिन बाद 280 स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल छोड़ के चले गए। अब बचा हुआ राशन किसके पास जाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग राशन, यहां राशन आएगा, राशन विल बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले टोटल यूनिट्स अवेलेबल ऑफ राशन, टोटल यूनिट्स अवेलेबल ऑफ राशन, टोटल कितनी यूनिट अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 400 बंदों के लिए 31 दिन के लिए खाना है। मान लीजिए एक बंदा 1 यूनिट खाना खाता है, ठीक है ना, तो 400 बंदों के लिए 31 दिन के लिए कितना खाना हो जाएगा? 31 इंटू 400, ये हो जाएगा 400 इंटू 31, 12,400 यूनिट की अवेलेबिलिटी है, 12,400 यूनिट की अवेलेबिलिटी है। बात समझ में आ गई? माने इतना खाना, इतना किलोग्राम खाना हमारे पास अवेलेबल है। आफ्टर 28 डेज, तो सबसे पहले तो 28 दिन में लोगों ने खाना खाया होगा, 28 दिन तक तो लोगों ने खाना खाया होगा, उसके बाद ही तो बच्चे छोड़ के गए। तो आफ्टर 28 डेज, तो 28 डेज में कितनी यूनिट कंज्यूम हो गई? इन 28 डेज राशन कंज्यूम कितना होगा? राशन कंज्यूम्ड कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 400। भाई 400 बंदे खाना खा रहे होंगे डेली, 28 इंटू 400, तो 28 इंटू 400, 400 बंदों ने खाना खाया होगा, माने 11,200 यूनिट जो है कंज्यूम हो गई, माने लोगों ने खा लिया। तो अब बची हुई यूनिट कितनी रह गई? तो 12,400 में से 11,200 माइनस कर दे, माने 1200 यूनिट खाने की आपके पास अवेलेबल है। अवेलेबल कितनी है? 1200 यूनिट अवेलेबल है। अब जब 28 दिन बाद कितने लोग छोड़ के चले गए? कितने स्टूडेंट? 280। बचे कितने? 120। बचे कितने? 120। तो 120 बंदों के लिए कितना खाना अवेलेबल है? 1200 यूनिट का। एक बंदा 1 यूनिट ही खाता है, तो कितने दिन का खाना हो गया? 10 दिन का खाना हो गया। भाई अगर 12 बंदे, एक बंदा जो है 1 यूनिट खाना खाता है, एक बंदा 1 यूनिट खाना खाता है, ठीक है ना, तो 120 स्टूडेंट बचे हैं, 1200 यूनिट का खाना बचा है, माने 10 दिन राशन आराम से चल जाएगा। 10 दिन राशन आराम से चल जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो गया? 10 डेज। देखा आपने कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द सम ऑफ 2 numbers is 8 and the sum of their square is 34. Taking one number as x from an equation and hence find the numbers, then the numbers are. अरे सीधे सीधे ऑप्शन से करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर 8 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा 8 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, माने इनके स्क्वायर का सम 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 32, जबकि आना कितना चाहिए था? 34, तो ये तो नहीं होगा। 3 स्क्वायर प्लस 25, 5 स्क्वायर माने 25, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जरा चेक करिए, ये हुआ 9, ये हुआ 25, 34, क्या आना चाहिए? 34। सही है सर, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। इसमें इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 6% पर एनम पेबल हाफ एल। यार बताओ यार कैसी बातें पूछ रहा है ये। ई आई इज इक्वल टू क्या होगा? पी 1 प्लस आर अपॉन, सॉरी पी कह रहा हूं, पी तो आएगा ही नहीं यहां पे। ई आई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस 1 इंटू 100, और यहां पे n की वैल्यू हमेशा के लेके चलते हैं 1 ईयर। तो अब जरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, यहां पे हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 अपॉन 200, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयर ना, की पावर 2 माइनस 1 और इंटू 100। सीधे सीधे कैलकुलेशन करिए कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय
200 प्लस 1 इंटू इक्वल -1 इंटू 100, 6.09। डी इज द करेक्ट आंसर। 6.09 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सर अ ट्रस्ट फंड हैज इन्वेस्टेड ₹27,000 मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जरा ध्यान दीजिए। अ ट्रस्ट फंड हैज इन्वेस्टेड ₹27,000 मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी। 27,000 रुपए 2 स्कीम ए और बी में लगाए गए, ठीक है ना। ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%, 9%। इसमें 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसमें 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वो कह रहा है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्योर्ड दीज 2 स्कीम्स टुगेदर इन 2 years। इसमें भी 2 साल के लिए, इसमें भी 2 साल के लिए, और दोनों का जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको? 4818.30। तो कह रहा है बताइए व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे तो ये बहुत लेंदी जाएगा, हम इसे ऑप्शन से करेंगे। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। भाई पहला अमाउंट हमने ए का मान लीजिए अगर 12,000 लिया, ये 12,000, तो ये कितना होगा? 27 में से 12 गया, कितना बचा? 15,000। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट का सम इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तरीका यही है, नहीं तो इसमें फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इतना काम नहीं करना फालतू का, ठीक है ना। तो सबसे पहले 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 2 सालों के लिए है, इंटू दबाकर इक्वल, इंटू 12,000 और माइनस 12,000। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया सीधे सीधे। मैंने भाई पहले अमाउंट निकाला 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर n, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर n इंटू 12,000, n का मतलब 2, माइनस 12,000। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वाले का निकल आएगा, ए का निकल आएगा। कितना आया? 1996.8। इसका इंटरेस्ट निकल के आया 1996.8। अब दूसरे का निकालिए और इन दोनों का टोटल करके देखिए 4818.30 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरे में 15,000, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। 9 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू इक्वल इंटू 15,000 माइनस 15,000, ये आ रहा है। इसका इंटरेस्ट आ रहा है 2821.5। अब जरा चेक करिए क्या इन दोनों का टोटल 4818 आ रहा है प्लस 1996.8। बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। आंसर हो गया ए, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, आंसर हो गया ए। बात समझ में आ गई? घबराइएगा मत, ये बस सोचिएगा चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, आंसर पहले ही आ जाता है। देखिए आप करते करते अंदाजा अपने आप पता लग जाता है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर a sum of money invested of compound interest double itself in 4 years। कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में 1 रुपए के कितने रुपए हो जाते हैं? 2 रुपए हो जाते हैं। 1 रुपए के 2 रुपए हो जाते हैं कितने साल में? 4 साल में। माने 2 रुपए के 4 रुपए हो जाएंगे कितने साल में? 4 साल में। माने 4 रुपए के 8 रुपए हो जाएंगे कितने साल में? 4 साल में। 8 रुपए के 16 रुपए हो जाएंगे कितने साल में? अगेन 4 साल में। 16 रुपए के 32 रुपए हो जाएंगे कितने साल में? अगेन 4 साल में। ऐसे ये चलता रहेगा। वो कहेगा इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो कितने साल लगे? 4 4 4 4 और 4, माने कितने हो गए? 20 साल लगे। कितने साल लगे? 20 साल लगे। कहानी खत्म, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी सर। अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट ₹10,000 while another machine useful life of 5 years costs ₹8,000. The first machine saves labor expenses of ₹1,900 annually and the second machine saves labor expenses of ₹2,200 annually. Determine the preferred course of action. Assume cost of borrowing is 10% compounded per annum. मतलब क्या हुआ? 2 अलग अलग मशीन है। मान लीजिए 2 मोबाइल है,
दो मोबाइल है। एक मोबाइल जो है जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपए और इसकी लाइफ कितनी है 7 साल। दूसरा मोबाइल जो है वो है 8,000 रुपए लेकिन उसकी लाइफ कितनी है 5 साल। माने आप देखिए ना, कॉस्ट बढ़ रही है तो लाइफ बढ़ रही है, कॉस्ट कम है तो लाइफ कम है, ठीक है ना। कॉस्ट बढ़ रही है तो लाइफ बढ़ रही है, कॉस्ट कम है तो लाइफ कम है। अब पहला मोबाइल जो है वो 1900 रुपए के एक्सपेंसेस को क्या करता है, सेव करता है, और दूसरा मोबाइल जो है वो 2200 रुपए के एक्सपेंसेस को सेव करता है। मतलब देखा जाए ये 1900 रुपए जमा करता रहे, माने सेव करता रहेगा आपके 7 सालों तक, और ये 2200 रुपए जमा करेगा 5 सालों तक। तो कह रहा है बताइए कौन सा मोबाइल लेना, कौन सा मशीन लेना आपके लिए प्रेफरेबल होगा। तो भाई हम क्या करें, भाई 1900 रुपए हमारे लिए सेव करता, तो हम क्या करें, 5 हर साल सेव कर रहा है तो 5 साल की क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले 1900 रुपए की। अगर हमारी इंटरेस्ट ईएमआई क्या होती है, इंस्टॉलमेंट क्या होती है, 1900 रुपए की होती, तो हमने कितना पैसा दिया होता जिसकी वजह से हमें 1900 रुपए का क्या होता, पैसे देने पड़ते। यहां सेविंग हो रही है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 1900 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 1900 और A सब कितने साल की लाइफ है, 7 साल की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 है। एक तो ये हो गया मशीन 1 के लिए। ऐसे ही मशीन 2 के लिए क्या होगा, ये कितने रुपए की सेविंग कर रहा है, 2200 रुपए की, तो 2200, और A सब इसकी लाइफ कितनी है 5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी सेम है, ठीक है ना। अब चेक करिए दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। भाई ये सेविंग करके दे रहा है तो सेविंग क्या होनी चाहिए, हमारी कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इसकी निकालिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1.1 की होल पावर -7 डिवाइड बाय 0.1। तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1 इंटू दबाकर 2 3 4 5 6 7 -1 डिवाइड बाय 0.1। ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी 4.8684 18818, ठीक है ना। अब इंटू 1900 कर दीजिए, तो हाथों हाथ वैल्यू A बराबर कितना आया, A1 की वैल्यू आ गई 9249.99, तो 9250 कर लेते हैं, 9250 माने ये कितने की सेविंग करके देगा 9250, जबकि मशीन की कॉस्ट कितनी है 10,000, माने हमारे पैसे वसूल नहीं हो पाए, हमारे पैसे वसूल नहीं हो पाए। अब दूसरे की चेक करते हैं, तो अब इसकी ये वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1.1 की होल पावर -5 डिवाइड बाय 0.1। तो जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1 इंटू दबाकर 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाय 0.1, ये निकल के आ गया, दोबारा देख ले, 1 डिवाइड बाय 1.1 इंटू दबाकर 2 3 4 5 -1 और डिवाइड बाय 0.1, ये आ गया 3.7907। चेक करिएगा, इतना ही आ रहा होगा, आगे भी आ रही है टर्म, कोई बात नहीं, और इंटू 2200 कर दीजिए हाथों हाथ। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, A2 की वैल्यू आ गई रुपीस 8339.73, माने इसमें मशीन की वैल्यू कितनी थी सर 8000, ये कितनी सेविंग करके दे रहा है 8339। इसमें मशीन की वैल्यू कितनी थी 10,000, ये कितनी सेविंग करके दे रहा है 9250। तो कौन सी मशीन में फायदा है सर, सेकंड मशीन में फायदा है, तो सेकंड मशीन शुड बी परचेस, सेकंड मशीन खरीद लेनी चाहिए। भाई ये देखा जाए सेविंग करके दे रहा है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेविंग्स इसकी कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट से कम है, इसका मतलब हमारी सेविंग कंप्लीट नहीं हो पा रही, हमारे पैसे वसूल नहीं हो पा रहे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹20,000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years। हर साल पैसे जमा कर रहा है, हर साल पैसे जमा कर रहा है, हर साल माने ये एन्युटी का केस है, और कितने सालों तक 3 सालों तक। वो कह रहा है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। सीधे सीधे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, माने यहां पे ए बराबर कितना हो जाएगा 20,000 और एस सब 3 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 0.08। तो सबसे पहला हमारा काम होगा
सबसे पहला हमारा काम होगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। सबसे पहला हमारा काम होगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जरा ध्यान दीजिए भाई। यहां पे फ्यूचर वैल्यू है, माने यहां हमें इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा। तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी 1.08 की होल पावर 3 माइनस 1/0.08। ठीक है ना, ये वैल्यू निकाल के 20,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08 और इंटू में 20,000। माने यहां पे a इज इक्वल टू आ गया 64928 64928 64928 9 to 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब एक के बाद एक, बॉयज के बाद गर्ल, गर्ल के बाद बॉय, माने इस तरीके से। तो 4 बॉयज और 3 गर्ल्स है। पहले तो हम लिख लेते हैं बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। अब यहां पे हम गर्ल्स को बैठा लेते हैं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। ये तो एक तो ये अरेंजमेंट ये हो गया पहला। दूसरा गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, यही बनेगा और बन ही नहीं सकता भाई। ये भी बन सकता है, यहां पे आप लिख ले बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 और बॉय 4 को आपको देखिए मजबूरी में यहां रखना पड़ेगा, माने एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, यही वाला, बाकी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। ऑल्टरनेटिवली रखना है तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिवली रखना है तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब आपके पास गर्ल के लिए कितने प्लेसेस हैं, 1, 2 और 3। 3 पोजीशन आपके पास अवेलेबल है और 3 गर्ल्स हैं। 3 पोजीशन के लिए, 3 गर्ल्स के लिए कितने अरेंजमेंट होंगे, 3 फैक्टोरियल। बाकी 4 बॉयज हैं और आपके पास 4 प्लेसेस है, तो इंटू में कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 26 इंटू 4 मतलब 24 इंटू 6 माने 144। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ 3 digit odd numbers can be formed using the digit 5, 6, 7, 8, 9 if the repetition is allowed। repetition allowed है, 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। अब ऑड नंबर के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट प्लेस पे या तो 5 आ सकता है या लास्ट प्लेस पे 7 आ सकता है या लास्ट प्लेस पे 9 आ सकता है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस, कोई भी नंबर आ जाएगा, माने 5 चॉइसेस। दूसरे के लिए भी 5 नंबर बनेंगे 25। पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 5, यहां पे भी नंबर बनेंगे 25। पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 5, नंबर बनेंगे 25। टोटल कितने नंबर बनेंगे, 75। टोटल कितने नंबर बनेंगे, 75। अगर रिपीटेशन इज अलाउड नहीं होता तो जब आपने 5 को फिक्स कर लिया तो यहां से 5 कट जाता, तो पहले प्लेस के लिए 4 चॉइस और दूसरे के लिए 3 चॉइस। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां लिखा हुआ है रिपीटेशन इज अलाउड। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है if the effective rate of interest is 11% per annum and the interest is compounded quarterly, the nominal rate of interest per annum क्या होगा। अच्छा, हम नॉमिनल का पूछ रहे हैं तो ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, माने सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे आप। तो EI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 + 11/400 की पावर 4 - 1 और इंटू 100 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 400 + 1 इंटू दबाकर 2 3 4 -1 इंटू 100। यह आ गया 11.46212594% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11.46 माने डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। सबसे पहले A रेशो
A रेशो B रेशो C कितना हो जाएगा 3 रेशो 4 रेशो 5। A रेशो B रेशो C बराबर कितना हो जाएगा 3 रेशो 4 रेशो 5। डायरेक्ट हो गया। अब जब रेशो पता है, रेशो पूछा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। रेशो पता है, रेशो पूछा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो जरा वैल्यू लगाइए। A की जगह 3, B की जगह 4 और C की जगह 5 लगा दीजिए। तो 2 इंटू 3 माने 6, 3 इंटू B माने 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 4C माने 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू A 4 3 जा 12 माइनस B माइनस 4 प्लस 2C 2 5 जा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 20 और 12 32 और 6 38 38 और ये हो जाएगा 22 में से 4 के 18 माने कुल मिला के आ जाएगा ये 19/9। 19/9 का मतलब C इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो A की वैल्यू कितनी हुई 2, B की वैल्यू कितनी हुई -4 और C की वैल्यू कितनी हुई -3। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया मैंने से। अब आपसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बाय मैक प्रॉपर्टी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माने -4 का स्क्वायर 16 माइनस 2AC 2 2 जा 4 3 जा 12 लेकिन माइनस का 12 आएगा तो यहां प्लस का 12 डिवाइड बाय ए स्क्वायर का मतलब 4 माने ये हो गया 28 अपॉन 4 का मतलब आंसर आ गया 7। आंसर आ गया 7। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 972। अब 4 और 972 के बीच में आपको ऐसी 4 टर्म प्लेस करनी है जिससे ये एक जीपी बन जाए। तो चेक कर लीजिए। 4 के बाद 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324 और 324 तिया 972। डी वाला आंसर होगा। देखिए अगर मैं करूं 4 2 जा 4 3 जा 12 तो 12 3 जा 36 आना चाहिए था, ये तो होने से रहा। 4 3 जा 12 और 12 के बाद 2 जा चल रहा है, ये भी होने से रहा। 4 और 10 में कोई रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा डी होगा। बात समझ में आ गई। इसमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एक सेट दे रखा है। द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स है ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर 6 में से a की क्या होता है द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है, प्रॉपर नहीं पूछ रहा। इम्प्रॉपर तो हमेशा कितना होगा, इम्प्रॉपर तो हमेशा कितना होगा एक ही होगा। इम्प्रॉपर हमेशा कितना होगा, इसमें इम्प्रॉपर तो हमेशा क्या होगा एक ही होगा। गलत हो गया। इसमें आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि हमेशा इम्प्रॉपर नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं एक ही होते हैं। इम्प्रॉपर कितना होता है हमेशा एक ही होता है। हर सेट में एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी सब क्या होंगे प्रॉपर होंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन रो अल्टरनेटिवली। अभी हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ माने ये एन्युटी का क्वेश्चन है। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 11th पेमेंट। आफ्टर 11th पेमेंट माने हमें यहां पे ए निकालना है। एन्युटी कितने की है 10,000 रुपए की। एन्युटी कितने की है 10,000 रुपए की। टाइम पीरियड कितना है 11 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 1200 होगा, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है। तो पहला काम होगा हमें इस एस सब एन एट द रेट ऑफ आई की वैल्यू निकालने का। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 12 अपॉन 1200 की पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1200। अब जरा देखिए ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1.1156 माइनस 1
डिवाइड बाय 0.01, 12 डिवाइड बाय 1200 का मतलब 0.01 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई इंटू 10,000 से कर दीजिए। आंसर आ गया 1,15,600। 1,15,600 माने ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया 1,15,600। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। सर थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जी ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहां पे आपको 2 की पावर n ऊपर नीचे दोनों तरफ से दिखाई दे रहा होगा कॉमन। भाई ऊपर से 2 की पावर n कॉमन आया, नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन आया, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। -1 -2 तो ना, 2 की पावर -1 का मतलब कितना होगा 1/2। और नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 1 माने 2 प्लस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 माने 3/2। इसमें अपॉन में 1 लगा के इंटू लगा के 1/3 कर दे, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना आएगा 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2। करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अरे सर ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जरा ध्यान दीजिए, आपको 7p प्लस 3q रेशियो 3q माइनस 2q दे रखा है, 3p माइनस 2q दे रखा है, माने 7p प्लस 3q अपॉन 3p माइनस 2q बराबर 43/2 दे रखा है, माने रेशियो गिवन है और जो पूछा गया है वो भी रेशियो है। तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लें। भाई पहला रेशियो अगर होगा यहां पे पुट करे, माने p की जगह 5 q की जगह 4 पुट करे तो 43/2 आ रहा है, तो आंसर ठीक, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो p की जगह 5 q की जगह 4 जरा रख के देखिए, 7 5 35 और 4 3 12। अच्छा 3 5 15 माइनस 2 4 8, यह आ जाएगा 47/7। नहीं आ रहा, ये तो नहीं है। दूसरा चेक करिए, p की जगह 7 q की जगह 2, p की जगह 7 q की जगह 2 माने 7 7 49 और 3 2 6 और 7 3 21 और माइनस 2 2 4, यह आ जाएगा 55/17। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एक और चेक करना, यहां नन लिख लीजिएगा। एक और चेक करना 4:5 माने p की जगह 4 और q की जगह 5, तो 7 4 28 और 3 5 15 अपॉन 3 4 12 माइनस 2 5 10, तो यह आ जाएगा 43/2। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया सर। आंसर क्या होगा बी होगा। आंसर क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन को हर तरीके से सोचिए दोस्तों, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में फालतू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। अब आपके स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन शुरू हो गया। इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2 देन व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस। भाई रेंज क्या है, एक टाइप का डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 50 को तो कट कर दिया, ठीक है ना। और सीधे सीधे एक्स की जगह कितना लगा दे 2, तो न्यू रेंज कितनी आ जाएगी, न्यू रेंज कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 2 का मतलब -6। लेकिन याद करिए, याद करिए, कोई भी डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव भी होगा तब भी उसे क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो न्यू रेंज कितनी होगी 6। ये अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, -6 लगा देते हैं। ये याद रखिएगा, कोई भी डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वो कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड टू ईच अदर दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको कितना गिवन है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काट दिया हमने। अब हम सीधे सीधे एक्स की जगह 6 लगा दें तो जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन याद रखिएगा नेगेटिव भी होगा तब भी उसे क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो एक्स की जगह 6 लगाइए, 2 × 6 इज इक्वल टू 3y। तो y यहां पे 3 काट के डिवाइड में ले आइए, माने ये y नहीं निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कितना आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ गया 4। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एडिशनल थ्योरम पूछ रहा है। एडिशनल थ्योरम पूछ रहा है, कौन सी एडिशनल थ्योरम है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विद 2 डाइस। माने एटलीस्ट 7 का मतलब सम इज एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7। तो याद होगा आपको सम की टेबल कहां से शुरू होती है? सम की टेबल शुरू होती है 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भाई सम कम से कम कितना हो सकता है? 2। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। अगर हम केसेस की बात करें, तो केसेस कहां से शुरू होंगे? गिनती शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6। अब गिनती को पलट दीजिए। 5 4 3 2 1। अब सम इज एटलीस्ट 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एटलीस्ट 7? तो अपॉन में तो 36 आएगा। भाई 2 डाइस को जब एक साथ फेंकते हैं तो टोटल केस कितने बनते हैं? 36। अब सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट माने क्या होता है? कम से कम। तो हम ज्यादा की बात करेंगे, माने इन सभी केसेस की बात करेंगे, इन सब केसेस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 21/36। माने ये कट जाएगा 7 जा, ये कट जाएगा 12 जा। आंसर आ गया 7/12। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 7/12। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, ये रहा सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सर इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज 0.7। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.7, ठीक है ना। अब वो कह रहा है देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर, माने अनअकाउंटेड माने कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। अनअकाउंटेड का मतलब क्या हुआ? भाई अकाउंटेंट होता तो क्या होता? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करता। अनअकाउंटेड है माने कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर, माने 1 माइनस 0.49, माने आंसर आ गया 0.51। तो ये तो आया डेसिमल में। अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100 लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 51%। आंसर कितना आ जाएगा? 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्जन। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिस्पर्जन होता है, मीन डेविएशन भी डिस्पर्जन होता है, रेंज भी होता है। कार्ल पियर्सन एक कोरिलेशन कोफिशिएंट पता करने का मेथड होता है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मॉड इज लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू? नहीं। मिडिल मोस्ट वैल्यू? नहीं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू? यस। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 3390, माने आपको समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 3390। कह रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 30, एन की वैल्यू 30 है। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7, माने सिग्मा इक्वल्स टू 7 दे रखा है। वो कह रहा है व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन। तो बताइए अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब सीधे सीधे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सीधे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड और बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर ले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। समीशन एक्स स्क्वायर कितना है? 3390। एन कितना है? एन कितना है? 30। एन कितना है? 30 माइनस अर्थमेटिक मीन का होल स्क्वायर। बस सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 113 में से 49 गया 64 बचा। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी सर। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इफ द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा इज 12, माने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपको 12 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपको 12 दे रखा है एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज 40, अर्थमेटिक मीन 40 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए, मतलब बेइज्जती कर रहा है हमारी। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100%, ठीक है ना।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा, √12। अर्थमेटिक मीन कितना हमारा, 40 इंटू 100%। जरा ऐसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, 12 का √ डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये हो जाएगा 8.66, 8.65 मान लेते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। वो कह रहा है इन अ गिवन सेट इफ ऑल द डेटा आर ऑफ सेम वैल्यूज देन द वेरिएंस इज इक्वल्स टू 0। भाई अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा और वेरिएंस भी क्या होगा, 0 ही होगा। वेरिएंस भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं तो किसी टाइप का कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इन द क्लास इज 9 ईयर। तो सम ऑफ 15 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 9, 135 ईयर्स। 135 ईयर्स। आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 13 ईयर्स। तो सम ऑफ 5 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5 माने 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। वो कह रहा है एंड डेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 5 ईयर एंड सम ऑफ 8 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 माने 40 ईयर्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल बच्चे थे 15 में से 5 और 8 का सम माने टोटल 13 का सम हमें पता है कितना हो गया, टोटल 13 का सम हमारा हो गया 105 ईयर्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं बाकी रिमेनिंग बच्चों का सम कितना होगा, 30 साल होगा। तो सम ऑफ 2 स्टूडेंट कितना बचा, 30 ईयर्स। कितना बचा, 30 ईयर्स। तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 15 ईयर्स। अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 15 ईयर्स। बात समझ में आ गई। तो आंसर कितना आ गया, डी। क्लियर हो गई बात। भाई कैसे, फिर दोबारा समझ लीजिए। 15 बच्चों का सम 135, इसमें से 5 और 8 का सम 65 और 40 माने टोटल मिला के सम ऑफ 13 ईयर्स कितना हो गया, 105 ईयर्स। तो बाकी बच्चे जो 2 बच्चे, क्योंकि 8 और 5 13 हो गए, 2 बच्चे बचे, उनका सम कितना होगा, 30 साल। तो उनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 5 ईयर्स होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वो कह रहा है इफ x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर दिस, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x आर 5 एंड 10, तो वो पूछ रहा है देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ y इंटू 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ y इंटू 100%। सीधे सीधे वैल्यू। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, 5 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे, डिस्पर्जन पे, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 से हमारा कोई मतलब नहीं रह गया। सीधे सीधे x की जगह 2 लगा दीजिए, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ x कितना है, 10। अब अर्थमेटिक मीन पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का ही फर्क पड़ता है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, x की जगह 10 लगा देंगे। 10 2 20 और 5 25 इंटू 100%। आंसर कितना आ गया, 40। आंसर कितना आ गया, 40। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अ सेलर ऑफ पर्ल्स केप्ट द पर्ल्स इन 7 बॉक्सेस। एक सेलर है जो पर्ल्स माने मोती का काम करता है, उसने 7 बॉक्सेस में पर्ल्स को रखा है, अलग अलग नंबर के बॉक्सेस हैं। अब वो कह रहा है फ्रॉम 1 to 7 माने बॉक्सेस पे 1 से लेकर 7 तक की गिनती पड़ी हुई है। ये बॉक्स नंबर 1, ठीक है ना, ये बॉक्स नंबर 2, ये बॉक्स नंबर 3, ये बॉक्स नंबर 4, ये बॉक्स नंबर 5, ये बॉक्स नंबर 6 और ये बॉक्स नंबर 7। ये 7 बॉक्सेस हैं। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ए छोड़िए, वो कह रहा है ही फाउंड दैट जे लेवल्ड बॉक्स कंटेन जे पल्स, माने जिसपे जो नंबर पड़ा है उसमें उतने ही पल्स है। जे नंबर के बॉक्स में जे पल्स है, माने एक नंबर के बॉक्स में एक पल होगी, 1 पल। इसमें 2 पल्स, इसमें 3 पल्स, इसमें 4 पल्स, इसमें 5 पल्स, इसमें 6 पल्स और इसमें 7 पल्स। तो वो कह रहा है द
एवरेज नंबर ऑफ पल्स पर बॉक्स, तो बताइए टोटल एवरेज कितना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस से हमारा कोई मतलब नहीं है भाई, टोटल सभी पल्स को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे भाई। टोटल जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, 28 डिवाइडेड बाय कितने बॉक्सेस है, 7 है, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो क्वेश्चन देखने में कुछ और लग रहा है, क्वेश्चन है इजी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वो कह रहा है द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 45, माने अर्थमेटिक मीन, तो सम ऑफ 100 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है ना। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर मिसरीड एज 85 एंड 54। तो ये सम जो है ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, -85 -54 और +58 और +45, तो हमारे पास करेक्ट सम निकल आएगा। हमारे पास करेक्ट सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन निकल आएगा। जो निकल के आएगा डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा तो करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 4500 -85 -54 +58 +45 और डिवाइड बाय 100 आ गया 44.64। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द एवरेज मार्क ऑफ फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80 एंड द बॉयज ऑफ इज 70। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन 76। हाउ मेनी आर देयर इन द आर इन द बॉयज ग्रुप। आई देखिए यहां हो गया गर्ल्स, यहां हो गए बॉयज, इसमें 30 गर्ल्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30, इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं। ठीक है ना। इसका अर्थमेटिक मीन कितना है, इसका अर्थमेटिक मीन है 80, इसका अर्थमेटिक मीन कितना है, इसका अर्थमेटिक मीन है 70 और टोटल का अर्थमेटिक मीन कितना है 76। तो पहले एक काम करिए, आप रेशो निकाल लीजिए। पहले एक काम करिए, आप रेशो निकाल लीजिए। रेशो कितना होगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4, 4 क्या n1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 6 क्या n2। तो n1 अपॉन n2 कितना आ गया 3/2, n1 अपॉन n2 कितना आ गया 3/2। अब जरा देखिए n1 हमारे हिसाब से कितना दे रखा है 30 दे रखा है, माने 3x की वैल्यू 30 के बराबर, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो n2 कितना होगा 2x होगा, माने कितना हो जाएगा, यहां 20 बॉयज होंगे। कितने बॉयज होंगे 20 बॉयज होंगे। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। वो कह रहा है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीडियन मीन, देन द मॉड इज डैश टाइम्स ऑफ मीडियन। ये पूरा क्वेश्चन सही कर लीजिए, डैश टाइम्स ऑफ मीडियन होगा। अब मीडियन बराबर कितना रखा है, ट्वाइस ऑफ मीन दे रखा है। ठीक है ना। तो मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। अब यहां से मीन बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीडियन अपॉन 2। भाई डैश टाइम्स ऑफ मीडियन पूछा ना, तो मीडियन के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मीडियन -2 इंटू मीडियन बाई 2, मीडियन बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 मीडियन में से मीडियन गया, कितना बचा 2 मीडियन बचा, माने मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा। मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी सर। इट इज गिवन दैट द मीन इज 10, मीन की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3.2 दे रखा है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 4, तो न्यू मीन तो 14 हो जाएगा, न्यू मीन तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.2 का 3.2 रहेगा। देन द न्यू मीन इज 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.2, माने बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अरे सर ये तो पूछ चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इज लीप ईयर हैज 53 संडे, भाई लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7।
Next, if 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting 2 head? तो 3 कॉइन को जब हम टॉस कराते हैं तो केसेस कितने बनते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तीसरी बार में या तो हेड लगा दीजिए, तीसरी बार में या तो हेड लगा दीजिए, या फिर तीसरी बार में टेल लगा दीजिए, या फिर तीसरी बार में टेल लगा दीजिए। लीजिए, ये हो गया 8 केसेस थे यार। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड वाले कौन कौन से केसेस हैं? 2 हेड वाले कौन कौन से केसेस है? एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, और कोई है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। 39 का आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल 56, Q1 की वैल्यू 56, थर्ड क्वार्टाइल 77, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 कितना है? 77 माइनस 56 अपॉन 77 प्लस 56 और इनटू 100%। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 77 माइनस 56 माने 21 बचेगा ये, और 77 और 56 ये हो जाएगा 133 इनटू 100% माने 2100 डिवाइड बाय 133, यह आ जाएगा 15.78 माने 20 द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज दिस, मीन डेविएशन ऑफ x इज अबाउट मीन इज 6, देन द मीन डेविएशन ऑफ y। अब वही वाली बात है, मीन डेविएशन क्या होता है? एक टाइप का डिस्पर्जन होता है, और डिस्पर्जन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे? हमने ओरिजिन को काट दिया और सीधे सीधे x की जगह कितना लगा देंगे? कितना दे रखा है आपको? 6 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कोई भी डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अगर मीन डेविएशन, न्यू मीन डेविएशन नेगेटिव भी है तब भी उसे पॉजिटिव कर दीजिएगा। x की जगह 6 लगा दीजिए, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 2y। 2y की जगह 2 मीन डेविएशन ऑफ y लिख लीजिए। तो मीन डेविएशन ऑफ y कितना आ जाएगा? 30/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 15। B is the correct answer. Next 42 odd against to solve a problem for a person is 4:3 माने ये हो गया अगेंस्ट, ये हो गया फेवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/7। एंड फॉर पर्सन बी ऑड इन फेवर माने ये हुआ फेवर, ये हुआ अगेंस्ट। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/12। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब ए के सॉल्व करने का बी के सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये दोनों कैसे हुए? इंडिपेंडेंट हुए, माने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या तो ए सॉल्व करे या फिर बी सॉल्व करे। माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माने 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब ये इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। माने ये हो जाएगा 3/7 इंटू 7/12। ये 7 से 7 कट गया, ये 1 जा, ये 4 जा कट गया। अब कुल मिला के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/7 7/12 और ये माने 7 12 84 इज द एलसीएम, ठीक है ना। 12 3 जा 36, 7 7 जा 49 माइनस 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 प्लस 49 माइनस 21, 64/84। 4 की टेबल से कट जाएगा, 16 जा 21 जा, तो 16/21। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है, ए यूनियन बी आपका, तो इसको उठा के इधर ले जाइए और इसको उठा के इधर ले आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4। एलसीएम कितना आ गया 8, तो ये हो जाएगा 4 + 5 - 6 माने 4 और 5 9 में से 6 गया 3/8। ये ए इंटरसेक्शन बी निकला है। अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, इसे लिख सकते हैं। वैसे तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। होल डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी आपको पता है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 कितना आ गया 1/4। ये फालतू की मेहनत हो गई हमारी, आंसर कितना आ गया 1/4। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वो कह रहा है टू डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन डाइस हैव मल्टीपल ऑफ 3 एंड अदर डाइस हैज मल्टीपल ऑफ 2। भाई 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल केस हो गया 36। वो कह रहा है 1 डाइस हैव मल्टीपल ऑफ 3, 1 डाइस हैव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें 2 ही केसेस बन सकते हैं 2/6, ठीक है ना। एंड अदर डाइस हैज मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 6 माने 3/6। लेकिन ऐसा दोनों तरफ हो सकता है, तो इंटू 2 कर दे, इंटू 2 कर दे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3, क्योंकि एक बार पासे पे ऐसे इधर हो सकता है और दूसरी बार पासे पे दूसरे वाले पासे पे हो सकता है, मतलब इधर मल्टीपल ऑफ 3 इधर मल्टीपल ऑफ 2, फिर ये भी तो हो सकता है इधर मल्टीपल ऑफ 2 और इधर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए इंटू 2 कर दिया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अरे वाह, ये कह रहा है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है इसका 6 बच्चों का। तो सबसे पहले हमें रैंक देनी पड़ेगी, रैंक देनी पड़ेगी। पहले हम मैथ्स को रैंक दे देते हैं। सबसे बड़ा नंबर 10, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ठीक है ना, 6 रैंक दे दी। अब हम स्टैटिस्टिक्स को रैंक दे देते हैं 9 8 6 4 2 और 1। अब डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9 0 1 9 9 और 16, तो समीशन डी स्क्वायर कितना आ गया, ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 18 28 और 14 28 और 16 44 44। तो आर बराबर क्या होता है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर 44। अच्छा, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, 6 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 1 35, ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा -9/35, -9/35। माइनस का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 0.26 माइनस का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच इंडेक्स मेजर द चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द टाइप बॉट बाय अ टिपिकल हाउस होल्ड। सर रिटेल होगा, जो हाउस होल्ड वाले हैं उन्हें तो रिटेल इंडेक्स नंबर से होता है, कहता ना सब्जी आज महंगी हो गई कल सस्ती हो गई, तो उन्हें तो रिटेल से मतलब होता है, उन्हें होलसेल से कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इफ डॉर्बेशन बाउले इज 150, डॉर्बेशन बाउले का इंडेक्स नंबर आपको 150 गिवन है, पाश्चे का इंडेक्स नंबर 134 है, लेस्प्रे का पूछ रहा है, तो डॉर्बेशन बाउले ने क्या करा था, कौन सा इंडेक्स नंबर दिया था, लेस्प्रे और पाश्चे का अर्थमेटिक मीन माने L + P/2 आपको 150 गिवन है, जिसमें P की वैल्यू 134 है, माने L + P माने L + 134 इज इक्वल टू 300, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 166, लेस्प्रे का इंडेक्स नंबर कितना होगा 166। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी सर, ये x की सीरीज है, ये y की सीरीज है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन माने
समीशन dx इंटू dy गिवन है 122। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है। अब r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है भाई, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो सब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है? ये होता है समीशन dx इंटू dy अपॉन n। ठीक है ना? तो पहले n आपको पता है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 15 है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 122 अपॉन 15। अब हम सारी वैल्यू लगा देते हैं। ये हो गया 122 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन गिवन है, तो इसको फॉर्मूला कोड नहीं लगा सकते आप। फिर आप दूसरा ही वो ही लगाइए, इसको सम ऑफ डेविएशन वाला फॉर्मूला। तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर होगा समीशन dx इंटू dy अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन d स्क्वायर x इंटू समीशन d स्क्वायर y। ठीक है ना? अब सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो r बराबर समीशन dx इंटू dy कितना है? 122 अपॉन अंडर रूट ऑफ समीशन सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन कितना है? 136 और दूसरा कितना है? 138। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 138 है ये बेटा, ये 138। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले 136 इंटू 138 का अंडर रूट, ठीक है ना, और 122 डिवाइड बाय MRC कर दिया इक्वल्स टू 0.890। यह आ गया सर आपका आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 49। दो क्वेश्चन बचे हैं। वो कह रहा है फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जब कभी भी दो वेरिएबल्स आपके क्वालिटी होते हैं तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? स्पेसमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, माने ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द 4 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज अगेंस्ट 5th ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये है, तो इसका भी निकालना पड़ेगा हमें। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी बात करें तो एक प्रीवियस, एक करंट, दो फ्यूचर, माने 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 80 डिवाइड बाय 4। और इसकी बात करें तो ये होगा 85 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 डिवाइड बाय 4। और जो निकल के आएगा उनका अर्थमेटिक मीन। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 85 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 डिवाइड बाय 4, यह आया 85। इसकी बात करें तो 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 80 डिवाइड बाय 4, यह आया 83.75। ठीक है ना? अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन, माने प्लस 85 और डिवाइड बाय 2, 84.375। 84.375 माने डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर ले दोबारा से। 85 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 डिवाइड बाय 4, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। लीजिए सर, पूरा का पूरा पेपर आपका खत्म हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट देते जाइए और यकीन मानिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे हो जाएंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।